गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्ट्रोक वॉल्यूम और कार्डियक आउटपुट, कार्डियक साइकिल, इन सब चीज़ों के बारे में बात की थी। आज आगे बढ़ते हैं। आज बात करते हैं ब्लड वेसल्स के बारे में और डबल सर्कुलेशन के बारे में। ये जो टॉपिक है ये आप लोगों ने लास्ट क्लास में भी पढ़ा हुआ है, तो एक हल्का सा ब्रशअप बस जो है हम लोग करेंगे। ठीक है, अब ब्लड वेसल्स के बारे में बात करें। ब्लड वेसल्स जो है एक नेटवर्क होता है, ठीक है, आर्टरीज और वेन्स का। ठीक है, मतलब दो तरीके के ब्लड वेसल्स होते हैं, आर्टरीज और वेन्स। तो इनका एक नेटवर्क होता है और इनका काम होता है ब्लड को हमारे बॉडी के ईच एंड एवरी पार्ट तक पहुंचाना। ठीक है, अब ब्लड वेसल्स जो होते हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने बोला कि बेसिकली दो टाइप के होते हैं, आर्टरीज एंड वेन्स। ठीक है, तो आर्टरीज का काम क्या होता है? आर्टरीज कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द बॉडी एंड वेन्स कैरी द ब्लड फ्रॉम द बॉडी टू द हार्ट। ठीक है, तो इस हिसाब से देखें तो आर्टरीज जो हैं वो बेसिकली ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं और वेन्स जो होते हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करने का काम करते हैं। ठीक है, अब अगर दोनों के इनर स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग बात करें तो चाहे आर्टरीज हो या वेन्स हो, बेसिकली हर आर्टरी या हर वेन के अंदर 3 लेयर्स होते हैं। ठीक है, क्या क्या होते हैं? ट्यूनिका इंटीमा, ट्यूनिका मीडिया एंड ट्यूनिका एक्सटर्ना। ठीक है, इस तरीके से 3 लेयर्स होती हैं किसी भी आर्टरी या वेन के अंदर, ट्यूनिका इंटीमा, ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका एक्सटर्ना। नाम से समझ आ जाना चाहिए। ट्यूनिका इंटीमा जो है वो इनर मोस्ट लेयर है, ट्यूनिका मीडिया जो है वो मिडिल लेयर है एंड ट्यूनिका एक्सटर्ना जो है वो आउटर मोस्ट लेयर है। ठीक है, अब ट्यूनिका इंटीमा जो होती है, ठीक है, वो इलास्टिक येलो फाइबर्स से बनती है। ठीक है, किससे बनती है? इलास्टिक मेम्ब्रेन होती है और इलास्टिक येलो फाइबर्स से बनती है और इसमें स्क्वामस एंडोथीलियम भी होता है। ठीक है, अब जो 9th क्लास में पढ़ा था थोड़ा सा उसके ऊपर ब्रशअप करने की कोशिश करो। स्क्वामस का मतलब क्या होता है? इस तरीके से ऑलमोस्ट स्क्वायर टाइप के जो टिश्यूज होते हैं, लेयर के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, इस तरीके के जो टिश्यूज हैं वो यहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं ट्यूनिका इंटीमा में। ठीक है, उसके बाद आते हैं ट्यूनिका मीडिया पे। ये मिडिल लेयर होती है, ये भी किससे बनती है? इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू से बनती है और इसके अंदर स्मूथ मसल फाइबर्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये जो ट्यूनिका मीडिया है ये वेन्स में थोड़ी पतली होती है, लेकिन आर्टरीज में ट्यूनिका मीडिया थोड़ी सी मोटी होगी। ठीक है, फाइनली ट्यूनिका एक्सटर्ना पे आते हैं। ये आउटर मोस्ट लेयर होता है और ये कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ होता है। ठीक है, तो ये तीनों लेयर्स मिलाकर के क्या करते हैं? आर्टरीज और वेन्स का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, अब एक चीज इम्पॉर्टेंट ये है, यहाँ पर मैं बता दूं कि वेन्स जो होते हैं, ठीक है, वेन्स में वाल्व्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, वेन्स में वाल्व्स प्रेजेंट होते हैं। क्यों प्रेजेंट होते हैं? उसका रीजन ये है कि भाई सिंपल सी बात है, आर्टरीज जो है वो बॉडी को ब्लड सप्लाई करने का काम कर रही हैं। ठीक है, तो अब बॉडी पे ब्लड जा रहा है तो वो अलोंग द ग्रेडियंट जा रहा है, ग्रेविटी के हिसाब से जा रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ। ठीक है, या फिर नीचे से ऊपर की तरफ अगर ब्रेन की तरफ भी जाता है तो क्योंकि यहाँ पे आर्टरीज जो है हार्ट के पास रहती है तो दे गेट द इनफ पुश, मतलब उनको इतना फोर्स मिल जाता है कि इजीली ब्रेन तक जो है ब्लड सप्लाई हो जाता है। ठीक है, लेकिन बाकी के जो बॉडी पार्ट्स है वहां तक ब्लड जो है वो ग्रेविटी के अलोंग जाता है। ठीक है, तो आर्टरीज में वाल्व्स की जरूरत नहीं है, लेकिन वेन्स में वाल्व्स की जरूरत क्यों पड़ जाती है? भाई सिंपल सी बात है, अगेंस्ट द ग्रेविटी अगर ब्लड फ्लो होके आ रहा है, ठीक है, अगेंस्ट द ग्रेविटी नीचे से ऊपर की तरफ हार्ट की तरफ अगर ब्लड फ्लो होकर के आ रहा है तो वहां पर जो है ब्लड का बैक फ्लो होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए वेन्स के अंदर जो है वाल्व्स प्रेजेंट होते हैं जो कि ब्लड का बैक फ्लो प्रिवेंट करते हैं। उसके अलावा और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो आर्टरीज होती हैं उनमें ब्लड का फ्लो जो है वो फास्टर होता है, ज़्यादा जल्दी होता है, लेकिन वेन्स में जो ब्लड का फ्लो होता है वो स्लो होता है, मेलो होता है।
ठीक है। तो ये भी एक फैक्टर है, क्योंकि अगर ब्लड धीरे धीरे फ्लो होगा तो उसके वापस पीछे बैक फ्लो होने के चांसेस भी रहेंगे। तो ये दो चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए जो है वेन्स के अंदर आपको वाल्व्स मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद में अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। हाँ, और एक चीज़ है कि यहाँ पे मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूं, क्योंकि आगे ये टर्मिनोलॉजी जो है हमको मिलने वाली है। आर्टरीज और वेन्स जो है, ठीक है, वो ब्लड जब सप्लाई करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि अब हमारे बॉडी के अंदर तो भाई इतने सारे टिश्यूज़ हैं, इतने सारे सेल्स हैं, तो ऑब्वियस है छोटे छोटे टिश्यू स्पेसेस वगैरह भी होंगे। तो मोटी मोटी आर्टरीज तो हर टिश्यू के अंदर या हर सेल के पास जा नहीं सकती। उस केस में क्या होता है, ठीक है, आर्टरीज जो हैं वो ब्रांच आउट होंगी और छोटे ब्रांचेस में, पतले ब्रांचेस में डिवाइड होंगी। उनको हम कहेंगे आर्टीरियोल्स, ठीक है। अब आर्टीरियोल्स जो है वो आर्टरी से थोड़े पतले होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये आर्टीरियोल्स जो है ये फर्दर डिवाइड करेंगे और ये किस में कन्वर्ट होंगे, कैपिलरीज में कन्वर्ट होंगे, ठीक है। सिमिलरली वेन्स जो हैं वो भी, मतलब हर जगह पे तो मोटे मोटे वेन्स एंटर कर नहीं सकते, तो वेन्स जो हैं इसके भी ब्रांचेस होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं वेन्यूल्स, ठीक है। वेन्स के भी छोटे छोटे ब्रांचेस होते हैं जिनको हम लोग कहते हैं वेन्यूल्स, ठीक है। और वेन्यूल्स भी फर्दर डिवाइड होकर के किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, कैपिलरीज में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो सपोज यहाँ पर मैं आर्टरी बना रही हूँ, यहाँ पर वेन बना रही हूँ, तो कोई थिक आर्टरी है, ठीक है, वो इस तरीके से ब्रांच आउट होगी, ठीक है, आर्टीरियोल्स में। फिर आर्टीरियोल्स जो हैं वो फिर फर्दर ब्रांच आउट होंगे इस तरीके से, ठीक है। सिमिलरली वेन्यूल्स बना रही हूँ, वेन बना रही हूँ, ये वेन है, ये ब्रांच आउट हुआ वेन, ठीक है, इस तरीके से वेन्यूल्स बने। अब ये जो वेन्यूल्स हैं ये भी इस तरीके से डिवाइड होंगे और कैपिलरीज बनाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि कैपिलरीज जो है वो आर्टरीज और वेन्स के बीच में ब्रिज का काम करती हैं, ठीक है। तो कैपिलरीज जो है सिमिलर होती हैं एक दूसरे के, चाहे वो वेन्स की कैपिलरीज हो या आर्टरीज से ओरिजिनेट होने वाली कैपिलरीज हो। कैपिलरीज इतनी थिन होती हैं कि जो सिर्फ अंदर का ट्यूनिका इंटिमा वाला लेयर है, एंडोथीलियम वाला लेयर है, कैपिलरीज में सिर्फ एंडोथीलियम ही रहता है और कोई दूसरे लेयर्स नहीं होते हैं, ठीक है। कैपिलरीज में सिर्फ एंडोथीलियम होता है और भी कोई दूसरे लेयर्स नहीं होते, तो कैपिलरीज इतनी थिन होती। तो कैपिलरीज जो है आर्टीरियोल्स, वेन्यूल्स, आर्टरीज और वेन्स के बीच का ब्रिज होता है। तो वेन्स जो है वो डिवाइड होके वेन्यूल्स में ब्रांच आउट होंगे, फिर वेन्यूल्स जो है वो ब्रांच आउट होके कैपिलरीज बनेंगे, फिर यही कैपिलरीज जो है ये आर्टीरियोल से जुड़ेगी और फाइनली आर्टरी से जुड़ेगी। तो इस तरीके से दोनों के बीच में कनेक्शन जो है वो एस्टेब्लिश होता है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है आज का दैट इज डबल सर्कुलेशन, ठीक है। डबल सर्कुलेशन के बारे में लास्ट क्लास में भी हम लोगों ने पढ़ा है, तो एक छोटा सा हम लोग रिविजन जैसा ही करेंगे, समझ लो, ब्रश अप कर लेंगे, ठीक है। अब जनरली क्या होता है कि हमारा जो हार्ट है, ठीक है, उसको हम लोग ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के हिसाब से दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। राइट हार्ट जो है ये राइट है और ये लेफ्ट है। तो राइट हार्ट जो है ये किसके साथ, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ डील करता है और लेफ्ट हार्ट जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ डील करता है, ठीक है। अब अगर हम लोग ऑक्सीजनेटेड ब्लड के बारे में बात करें, ठीक है, तो ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा जो है वो इस तरीके से ओरिजिनेट होता है और एओर्टा जो है फिर वो डिफरेंट डिफरेंट आर्टरीज में डिवाइड होकर के हमारी पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करने का काम करता है, ठीक है। अब ये एओर्टा है, एओर्टा से ब्लड निकला, कहाँ गया, बॉडी के तरफ, टू बॉडी गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब एओर्टा से ब्लड जो है बॉडी के तरफ जाता है, पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है, पूरी बॉडी में सर्कुलेट होने के बाद घूम करके ये बॉडी की तरफ गया, बॉडी से सर्कुलेट हुआ, सर्कुलेट होकर के घूम करके फिर कहाँ पर आता है, सुपीरियर और इन्फीरियर वीना कावा के थ्रू वापस कहाँ पर आता है, वापस आता है
राइट ऑरिकल के अंदर, ठीक है। तो ये जो सर्कुलेशन है ऑक्सीजनेटेड ब्लड का, कहाँ से, लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलता है, पूरी बॉडी की तरफ जाता है, पूरी बॉडी से कलेक्ट हो करके फिर वापस कहाँ पर जमा होता है, वापस कहाँ एंटर करता है, हार्ट को एंटर करता है राइट ऑरिकल पे सुपीरियर और इंफीरियर वीना कावा के थ्रू। तो ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सर्कुलेशन है, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी में होता है, हमारे सिस्टम में होता है, तो इस सर्कुलेशन को हम लोग कहते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन, ठीक है। इस सर्कुलेशन को हम लोग क्या कहते हैं, सिस्टमिक सर्कुलेशन, क्योंकि हमारी बॉडी में, हमारे सिस्टम में सर्कुलेशन हो रहा है, इसलिए सिस्टमिक सर्कुलेशन बोल रहे हैं, ठीक है। और सिस्टमिक सर्कुलेशन क्योंकि ज़्यादा बड़ा है, ज़्यादा वाइडर होता है, ठीक है, इसीलिए सिस्टमिक सर्कुलेशन को कई बार ग्रेटर सर्कुलेशन भी बोलते हैं या पेरिफेरल सर्कुलेशन भी बोलते हैं इसको, ठीक है। सिस्टमिक सर्कुलेशन को ग्रेटर या फिर पेरिफेरल सर्कुलेशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो जब हमारा हार्ट जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी को पंप करता है, बॉडी से फिर ये जो ब्लड है मतलब हार्ट से ये जो ब्लड है फिर पूरे बॉडी के टिश्यूज तक जाएगा, वहाँ गैसियस एक्सचेंज होगा, गैसियस एक्सचेंज होने के बाद यही ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट होगा, और ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये वापस हमारे हार्ट में राइट ऑरिकल पे एंटर करेगा। तो हमारे बॉडी में, हमारे सिस्टम में सर्कुलेशन हो रहा है, इसीलिए इसको हम लोग सिस्टमिक सर्कुलेशन, ग्रेटर सर्कुलेशन या फिर पेरिफेरल सर्कुलेशन बोल रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद एक और सर्कुलेशन जो है जो हमारे हार्ट में चलता है, उसके बारे में अगर हम लोग डिस्कस करें, ठीक है। अब ये क्या है, राइट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल से क्या निकलता है, पल्मोनरी आर्च निकलता है, ठीक है। अब ये जो पल्मोनरी आर्च या पल्मोनरी आर्टरी है, ये क्या करता है, ओरिजिनेट होने के साथ ही दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है। एक ब्रांच जो है राइट लंग के तरफ जाती है और एक ब्रांच जो है लेफ्ट लंग के तरफ जाती है। तो राइट वेंट्रिकल से निकल के जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये राइट लंग और लेफ्ट लंग में कहाँ जाता है, प्यूरिफिकेशन के लिए, यानी कि रीऑक्सीजनेशन के लिए जाता है, ठीक है। तो राइट वेंट्रिकल से निकल करके जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स तक जाता है, किसके लिए, रीऑक्सीजनेशन के लिए, तो रीऑक्सीजनेशन होने के बाद ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये वापस हमारे हार्ट पे कहाँ एंटर करता है, लेफ्ट ऑरिकल पे एंटर करता है, किसके हेल्प से, पल्मोनरी वेन्स के हेल्प से एंटर करता है, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, यहाँ से जो ब्लड निकला, यहाँ से निकल करके ये जा रहा है पल्मोनरी आर्च में, पल्मोनरी आर्च से फिर लंग्स में, ठीक है, और लंग्स से फिर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड, रीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वापस हमारे हार्ट के अंदर एंटर कर रहा है, ठीक है। तो जब कभी भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई लंग्स में होगी और लंग्स में रीऑक्सीजनेशन के बाद जब ये ब्लड वापस हमारे हार्ट पे एंटर करेगा, तो ये जो सर्कुलेशन होता है ब्लड का, दिस सर्कुलेशन इज नोन एज द पल्मोनरी सर्कुलेशन, ओके, दिस सर्कुलेशन इज नोन एज द पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास दो सर्कुलेशन हो गए, एक हो गया सिस्टमिक सर्कुलेशन और दूसरा हो गया पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो हमारा जो ब्लड है वो हार्ट से 2 बार निकलता है और 2 बार एंटर होता है, ठीक है। तो इस तरीके के सर्कुलेशन को जब हार्ट की एंट्री और एग्जिट दोनों 2-2 बार होते हैं, इस तरीके के सर्कुलेशन को हम लोग डबल सर्कुलेशन बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप कि ये टॉपिक जो है ये आप लोगों को क्लियर है, ठीक है। अब एक दो छोटे टॉपिक्स जो हैं इसको हम लोग आज कवर कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ हार्ट बीट्स, ठीक है, टाइप्स ऑफ हार्ट बीट्स। अब हार्ट बीट का टाइप कैसे हो सकता है भाई, हार्ट बीट का टाइप जो है वो ऐसे होता है कि इस बेसिस पे होता है कि हार्ट बीट जो है वो जनरेट कहाँ से हुई है, ठीक है, हार्ट बीट का जनरेशन कहाँ से हुआ है, उस बेसिस पे हार्ट बीट के भी टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो 2 तरीके के हार्ट्स होते हैं, एक होता है
न्यूरोजेनिक हार्ट और दूसरा होता है मायोजेनिक हार्ट। ठीक है, तो न्यूरोजेनिक हार्ट और मायोजेनिक हार्ट दो तरीके के हार्ट होते हैं, या न्यूरोजेनिक हार्ट बीट या मायोजेनिक हार्ट बीट दो तरीके की होती है। तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? न्यूरोजेनिक हार्ट या न्यूरोजेनिक हार्ट बीट जो है उसके जेनरेशन में नर्व्स का बहुत बड़ा हाथ होता है। ठीक है, तो नर्व्स का एक गुच्छा होता है, एक क्लस्टर होता है जिसको कहते हैं नर्व गैंग्लियन। ठीक है, ये जो क्लस्टर होता है इसको कहते हैं नर्व गैंग्लियन। तो ये जो नर्व गैंग्लियन है ये ब्रेन से आता है, हार्ट तक पहुंचता है, और इसके थ्रू जो स्टिमुलस होता है, नर्व गैंग्लियन के थ्रू स्टिमुलस आता है। इस स्टिमुलस के वजह से अगर हार्ट बीट स्टार्ट होती है या हार्ट बीट कंटिन्यू होती है, तो इस तरीके के हार्ट को हम लोग न्यूरोजेनिक हार्ट बोलते हैं, क्योंकि हार्ट बीट जो है वो नर्व्स के वजह से इनिशिएट हो रही है। ठीक है, तो इस तरीके का हार्ट जो है वो लोअर ऑर्गेनिजम्स में आर्थ्रोपोड्स जो हैं उनके अंदर, या फिर जो और भी लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि अगर हम लोग मान लें, ठीक है, एनेलिड्स जो हैं, आर्थ्रोपोड्स और एनेलिड्स के अंदर जो है न्यूरोजेनिक हार्ट बीट होती है। ठीक है, अब हम लोग मायोजेनिक हार्ट बीट पे आते हैं। मायोजेनिक हार्ट बीट में हार्ट बीट जो है वो हार्ट के अंदर ही कोई स्पेशलाइज्ड टिश्यू होता है, हार्ट के अंदर ही कोई स्पेशलाइज्ड टिश्यू होता है। उस टिश्यू के वजह से अगर हार्ट की बीटिंग जो है स्टार्ट हो, या हार्ट की बीटिंग अगर उस पर्टिकुलर स्पेशलाइज्ड टिश्यू के वजह से कंटिन्यू होती है, तब उस तरीके के हार्ट को या उस तरीके की हार्ट बीट को हम लोग मायोजेनिक बोलते हैं। तो जैसे हमारा जो हार्ट है, हमारे हार्ट में ऐसे नोड है जो कि पेस मेकर है, तो ऐसे नोड होने की वजह से जो है हमारा हार्ट जो है वो सेल्फ एक्साइटेटरी है। तो इस तरीके का हार्ट जो होता है वो क्या होता है? मायोजेनिक हार्ट। तो मायोजेनिक हार्ट जो है वो ज़्यादातर वर्टिब्रेट्स में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। ठीक है, अब लास्टली हम लोग आते हैं रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट पे। हार्ट बीट का रेगुलेशन जो है वो कैसे होता है? ठीक है, जनरली दो तरीके से रेगुलेशन होता है हार्ट बीट का। एक होता है नर्व्स के हेल्प से और एक होता है हार्मोन्स के हेल्प से। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि टाइप्स ऑफ हार्ट में मैंने क्या बोला कि हमारा जो हार्ट है वो मायोजेनिक है, लेकिन अगर हमारा हार्ट मायोजेनिक है तो फिर नर्व्स उसको कैसे रेगुलेट कर सकते हैं? एक्चुअली नर्व्स जो होते हैं वो हार्ट को रेगुलेट इसलिए करते हैं क्योंकि कई बार जो है ऐसे कंडीशंस आ जाते हैं कि जब हमारी बॉडी को, ठीक है, या हमारे नर्वस सिस्टम को हमारे हार्ट के ऊपर कंट्रोल लेना ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो इसके लिए जो है हमारे हार्ट पे न्यूरल कंट्रोल भी होता है और हार्मोनल कंट्रोल भी होता है। ठीक है, तो हमारा हार्ट सेंटर होता कहाँ है? हमारा जो ब्रेन होता है, ब्रेन में जो मेड्यूला ऑब्लोंगेटा वाला पोर्शन होता है यहाँ पर। ठीक है, तो जो मेड्यूला ऑब्लोंगेटा होता है वो बेसिकली हमारे हार्ट का सेंटर होता है, वहाँ से हमारे हार्ट बीट्स जो हैं वो रेगुलेट होते हैं। ठीक है, अब रेगुलेट कैसे होते हैं कि जो हमारा ऐसे नोड होता है, ठीक है, ऐसे नोड के पास ब्रेन से आने वाले दो नर्व्स होते हैं। ठीक है, ब्रेन से दो नर्व्स आते हैं जो कि ऐसे नोड तक पहुंचते हैं, ऐसे नोड तक जाते हैं। ठीक है, अब ये कौन से दो नर्व्स हैं? एक नर्व्स है सिंपैथेटिक नर्व और दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक नर्व। दो तरीके के नर्व्स हैं, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व। ठीक है, तो सिंपैथेटिक नर्व जो है वो क्या काम करता है? ये हार्ट बीट को इंक्रीज करने का, एक्सेलरेट करने का काम करता है। ठीक है, और जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व है, ठीक है, ये हार्ट बीट को कम करने का या रिटार्ड करने का काम करता है। ठीक है, सिंपैथेटिक नर्व हार्ट बीट को बढ़ाता है और पैरासिम्पैथेटिक नर्व जो है वो हार्ट बीट को कम करता है। ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक नर्व जो है इसको वेगस नर्व भी कहते हैं हम लोग। ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक नर्व इज ऑल्सो नोन एज द वेगस नर्व। ठीक है, अब
बेसिकली क्या होता है कि ये जो दोनों नर्व्स हैं ये तो कंट्रोल कर ही रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा कुछ और सेंसरी फाइबर्स भी होते हैं। अब ये जो सेंसरी फाइबर्स हैं ये कहाँ कहाँ से एक्सटेंड होते हैं? सुपीरियर वीना कावा से, एओर्टा से और कोरोनरी साइनस से, ठीक है। तो सुपीरियर वीना कावा है, एओर्टा है और कोरोनरी साइनस जो है, तीनों से। और कुछ कुछ जो सेंसरी फाइबर्स हैं वो भी एक्सटेंड होते हैं। कहाँ तक जाते हैं? ये जो सेंसरी फाइबर्स है ये सीधे जाते हैं मेड्यूला ऑब्लोंगेटा तक, ठीक है। अब मेड्यूला ऑब्लोंगेटा तक जाने पर इन तीनों जो सेंसरी फाइबर्स हैं उससे काम क्या होता है, ठीक है। एओर्टा और जो कैरोटिड साइनसेस हैं, ठीक है, ये दोनों हार्ट बीट को डिक्रीज करने का काम करते हैं। एओर्टा और कोरोनरी साइनसेस जो हैं ये हार्ट बीट को डिक्रीज करने का काम करते हैं। और जो वीना कावा से निकलने वाले सेंसरी फाइबर्स हैं, ठीक है, इनसे हार्ट बीट जो है वो इंक्रीज होती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग आते हैं हार्मोनल रेगुलेशन पे। हार्मोनल रेगुलेशन जो है वो 3 हार्मोन्स के वजह से होता है। 3 हार्मोन्स कौन कौन से हैं? एड्रिनलिन, नॉर एड्रिनलिन और थायरॉक्सिन। 3 हार्मोन्स हैं। ये जो है क्या करते हैं? ये हमारे हार्ट बीट को कंट्रोल करने का काम करते हैं। एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन दोनों जो है हार्ट बीट को इंक्रीज करने का काम करते हैं। कैसे? एड्रेनालिन जो है वो इमरजेंसी सिचुएशन में हमारी हार्ट बीट को इंक्रीज करने का काम करता है। जैसे अगर कोई अचानक से ज़ोर से आवाज़ आए, कोई धमाका हो, कहीं किसी का एक्सीडेंट देख लिया हो या खुद का एक्सीडेंट हो रहा हो, गिर रहे हैं अगर हम लोग, कुछ चोट लग रही है, तो इस तरीके से कुछ इमरजेंसी केसेस अगर हैं तो उस केस में एड्रेनालिन हमारा हार्ट बीट बढ़ाता है। और नॉर्मल कंडीशंस में, मतलब एक्सीडेंट या इमरजेंसी सिचुएशन को छोड़ करके बाकी अगर कोई नॉर्मल कंडीशन है और उसमें हार्ट बीट बढ़ रही है तो वो किस वजह से होती है? वो नॉर एड्रेनालिन के वजह से होती है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं थायरॉक्सिन पे। थायरॉक्सिन जो है ये हार्ट बीट को इंक्रीज करने का काम करता है। ये भी इंक्रीज ही करता है। कैसे? हमारे बॉडी के अंदर एक बायोकेमिकल प्रोसेस को इनिशिएट करता है जिसको कहते हैं ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म। तो अगर ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म जो है वो हमारे बॉडी में इनिशिएट होती है तो ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म के लिए हमारी बॉडी को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो ज़्यादा एनर्जी के लिए ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए और ज़्यादा ऑक्सीजन के लिए ब्लड फ्लो फास्ट होना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि हमारी हार्ट की जो बीटिंग रेट होती है, ठीक है, तो हमारी हार्ट रेट इंक्रीज हो जाती है। तो थायरॉक्सिन जो है इनडायरेक्टली क्या करता है? ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म को इनिशिएट करता है और ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म इनिशिएट होने से हमारा जो हार्ट बीट है इवेंचुअली वो भी फास्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये 2 तरीके थे। ये था न्यूरल कंट्रोल या न्यूरल रेगुलेशन था हार्ट बीट का, और ये था हार्मोनल रेगुलेशन हार्ट बीट का, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं पर कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में जो है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट इज़ द ईसीजी। ईसीजी जो हार्ट के पेशेंट्स पे परफॉर्म किया जाता है उसको कैसे करते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अंटिल देन आज की क्लास में आपको कोई भी डाउट होगा तो यू कैन आस्क मी। थैंक यू।